नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रसायन विज्ञान के इस चैनल पर जिसका नाम है ऑर्बिटल केमिस्ट्री बाय दिनेश गहलोत। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं पुस्तक भाग प्रथम जो कि अध्याय 1 से अध्याय 9 तक है उससे संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बने हैं उनसे संबंधित सारे टॉपिक्स पर जो है अपन डिस्कशन करेंगे और आगामी परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण है उन पर अपन डिस्कशन करेंगे। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रसायन विज्ञान का प्रथम अध्याय जो है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर अगर मैं इन शॉर्ट में संक्षिप्त में अति महत्वपूर्ण अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो इस अध्याय में अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो है अंतर है, उनसे संबंधित जो है आपको टॉपिक या फिर जो तथ्य है वो ध्यान में रखने हैं। दूसरा, जो एकक कोशिकाएं होती हैं उनका जो प्रकार है और उनकी जो संकुलन दक्षता है उनका आपको ध्यान में होना चाहिए, उनका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। फिर इस अध्याय के अंदर अंत में ठोसों के अंदर दोष या फिर ठोसों में अपूर्णता है जिसमें शॉटकी, फ्रैंकल, धातु अतिकीय दोष और उसके बाद जो है विद्युतीय गुण एवं चुंबकीय गुण, ये सारे जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण हैं। तो अपन इस अध्याय के अंदर सीक्वेंस वाइज चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर के एंड तक जो जो भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो अगर टॉपिक है जो अपने लिए अति महत्वपूर्ण है वो है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस टॉपिक में क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और इनके जो लक्षण हैं उन लक्षणों के मध्य क्या क्या अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य क्या क्या अंतर है, वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो इनका आपको जो है कि जनरल आइडिया होना चाहिए। फिर क्रिस्टलीय ठोस के अंदर ही आयनिक ठोस और नेटवर्क ठोस। हालांकि क्रिस्टलीय ठोस में 4 प्रकार के ठोस है लेकिन अति महत्वपूर्ण कौन से हैं, आयनिक ठोस और नेटवर्क ठोस। इनके बारे में आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था के अंदर तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन यह जलीय विलयन के अंदर विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, तो इसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। फिर अगर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों की विषमदैशिक प्रकृति तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की विषमदैशिक प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक है एकक कोशिका। अब देखो एकक कोशिका का ये जो चैप्टर है ये इस अध्याय का ऑलमोस्ट 60% कवर करता है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे ही जो है बेस्ड है। अब एकक कोशिका में आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले तो एकक कोशिका के जो पैरामीटर होते हैं यानी इनकी जो भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो भुजाएं होती है जो कि इस प्रकार से हैं और इन भुजाओं के मध्य के कोण, इनके मध्य आपको संबंध पता होना चाहिए, एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर इसके अंदर अगर मैं महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं हैं। सरल, जिसको अपन आद भी बोलते हैं, सरल आद घनीय एकक कोशिका, अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका जिसको अपन बीसीसी बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका जिनको एफसीसी, एचसीपी तथा सीसीपी कहा जाता है। आंकिक प्रश्नों के अंदर ये जो है आपको एचसीपी तथा सीसीपी इनके रूप में भी मिल सकती हैं। तो इनकी संरचना, इनमें जो है कितने परमाणु विद्यमान होते हैं इनका एक सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। और इनमें महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो इन तीनों एकक कोशिकाओं की जो संकुलन दक्षता है उसके जो व्यंजन हैं सबकी संकुलन दक्षता, जैसे सरल की जो संकुलन दक्षता है वो 52.4% है, बीसीसी अंत केंद्रित की जो संकुलन दक्षता है वो 68% है, 68% है, और फलक केंद्रित की जो संकुलन दक्षता है वो 74% है। तो ये परसेंटेज कैसे आए वो आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो निविड़ संकुलन दे रखे हैं अध्याय के अंदर, एक विमीय, द्विविमीय, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है, त्रिविमा में जो निविड़ संकुलन है अपना वो इंपॉर्टेंट है और उसमें भी 2 टॉपिक है या फिर 2 संरचनाएं हैं। षटकोणीय निविड़ संकुलन जिसको अपन एचसीपी बोलते हैं और घनीय निविड़ संकुलन जिसको सीसीपी बोलते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है ये आपको, इनका जो जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। फिर इसी में ही इंपॉर्टेंट है रिक्तिकाएं, कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तिका तथा अष्टफलकीय रिक्तिका, इनकी संरचना जो कि इस प्रकार से है और इनके मध्य अंतर तथा जो एफसीसी, बीसीसी और सरल आदि एकक कोशिका है इनमें चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। इससे जो है आपको आंकिक प्रश्न भी जो है मिल सकता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका के
संबंध में। फिर इसके बाद जो है एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है एक कोष्ठिका का घनत्व, जिसका सूत्र आपको पता होना चाहिए और यहाँ से अंकिक प्रश्न भी बन सकता है इस सूत्र से। फिर अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है ठोसों में अपूर्णता या फिर ठोसों में दोष। अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष अक्सर एग्जाम के अंदर जो है बारी बारी से पूछे गए हैं। ये दोष, इनके मध्य अंतर और इनके उदाहरण, जितने भी आयनिक ठोस है, कौन कौन से आयनिक ठोस जो है वो ये दोनों दोष दर्शाते हैं, उनके उदाहरण, और एक आयनिक यौगिक AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का ध्यान रखना, क्योंकि ये फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों दर्शाता है। फिर इसके बाद तीसरा जो दोष है वो धातु आधिक्य दोष है, जिसमें F केंद्र जो जिनकी वजह से जो क्रिस्टलीय या फिर जो आयनिक यौगिक है उनको रंग प्रदान होता है। जैसे NaCl जो है वो हल्का पीले रंग का होता है, KCl जो है वो बैंगनी रंग का होता है, इनकी वजह से होता है। इनका आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो विद्युतीय गुण। अभी विद्युतीय गुण में टॉपिक है चालकता बैंड सिद्धांत। अब ये चालकता बैंड सिद्धांत जो कि इस प्रकार से हैं। चालकता बैंड सिद्धांत क्या करता है, चालक, अर्धचालक तथा कुचालकों में विद्युत का संचालन नहीं होता है, अर्धचालकों और चालकों में विद्युत का संचालन होता है, तो इसके कारण को समझाता है। तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर दूसरा इसमें ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो N तथा P प्रकार के अर्धचालक। अब ये जो है P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक है वो वर्ग 14 में वर्ग 13 तथा वर्ग 15 के तत्वों को अगर अपन मिला दे तब इनका निर्माण होता है। तो इनके उदाहरण और इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। अंत में चुंबकीय गुण है, और चुंबकीय गुण में इनमें से कौन कौन से तत्व, कौन कौन से धातु, कौन कौन से यौगिक अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व और प्रतिलोह चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर आंकिक प्रश्नों के लिए आप पाठ्य पुस्तक या फिर अध्याय के जो उदाहरण प्रश्न है 1.2, 1.4, 1.5 और 1.18 अवश्य करें, और पाठ्यनीति प्रश्न 1.3, 1.6 और 1.8 अवश्य करें। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दूसरा अध्याय है विलयन। अब विलयन के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विलयनों की सांद्रता का मापन। अब इसके अंदर मापन के अंदर टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है मोलरता, मोललता तथा मोलभिन्न। स्पेशली मोलरता तथा मोललता, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रश्न या फिर आंकिक प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, और इसके लिए आप अध्याय के अंदर जो उदाहरण 2.2 और 2.3 है वो बिल्कुल सॉल्व करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हेनरी का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, स्पेशली हेनरी का नियम तथा और उसके अनुप्रयोग आपको बिल्कुल आने चाहिए। नेक्स्ट जो है राउल्ट का नियम आपको पता होना चाहिए, और इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो व्यंजन है आपको आना चाहिए बनाना। फिर राउल्ट के नियम के अंदर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ काम का है, क्योंकि इस ग्राफ से ही जो है अपन आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के अंदर जो है विभेद कर सकते हैं। अनादर्श विलयन में भी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का अपन जो है पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें अपन तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर ध्यान में क्या रखना, स्टार्टिंग में आपको एक तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन के जो अंतर है वो आपको ध्यान में रखने हैं। आदर्श तथा अनादर्श विलयन कौन कौन इसे यौगिक दर्शाते हैं, उनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इन दोनों में भी अगर सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो अनादर्श विलयन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब अनादर्श विलयन के अंदर भी जो है इनके दो प्रकार के हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन इंपॉर्टेंट है। अब धनात्मक के अंदर एथेनॉल तथा एसीटोन का मिश्रण तथा ऋणात्मक विचलन के अंदर क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही इनके जो ग्राफ है, आपको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो ग्राफ है, इनके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अब एक जो टॉपिक है इसके अंदर जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण का आपको जो है एक जनरल आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का जो है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नाम से जो टॉपिक है, उसके अंदर 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान में रखना है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन तथा तीसरा है परासरण दाब। यहाँ से डायरेक्ट इनकी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है, और जो आंकिक प्रश्न है वो अक्सर जो है इन टॉपिक में से आने के चांसेस है। अब आंकिक प्रश्न के अंदर जो पुस्तक के जो उदाहरण है 2.6, 7, 8, 10 और 11 वो आप अवश्य ही सॉल्व करें।
इनके बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर लास्ट के अंदर जो है अगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो असामान्य मोलर द्रव्यमान है, जिसके अंदर अपन को वेंट हॉफ कारक या फिर वेंट हॉफ गुणांक आई पढ़ना है। और पुस्तक के अंदर जो सारणी 2.4 है वो उसको बिल्कुल ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बने हैं। आपको यौगिक दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनके जो है वेंट ऑफ कारक या फिर वेंट ऑफ गुणांक के मान बताइए। अध्याय तीसरा जिसका नाम है वैद्युत रसायन। अध्याय के शुरुआत के अंदर ही जो है आपको डैनियल सेल यानी जो गैल्वेनिक सेल है वो आपको दे दिया जाएगा। अब आपको डैनियल सेल के बारे में, एक तो आपको डैनियल सेल का जो चित्र है डायग्राम आपको आना चाहिए। डैनियल सेल की जो एनोड और कैथोड की जो समीकरण है या फिर जो संपूर्ण समीकरण है वो आपको आनी चाहिए, और डैनियल सेल की जो नैनर्स समीकरण है वो आपको आनी चाहिए। तो ये तीनों जो डैनियल सेल के अंदर जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन तीनों में से जो है एक आपको क्वेश्चन मिलेगा डैनियल सवाल का, या तो आपको डैनियल सवाल से एक प्रश्न मिलेगा या आपको नैनर्स समीकरण से आपको एक अवश्य ही प्रश्न मिलेगा एग्जाम के अंदर। अब ये दूसरा टॉपिक जो है वो नैनर्स समीकरण खुद है। अब एक तो नैनर्स समीकरण कौन सी भी डैनियल सेल की नैनर्स समीकरण आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा नैनर्स समीकरण और ये जो साम्य स्थिरांक केसी है इसके बीच में जो संबंध वाली जो समीकरण है वो आपको याद होनी चाहिए। जनरली आपको समीकरण याद करनी है, इसका जो व्यंजन या फिर जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं करना है। फिर दूसरा नैनर्स समीकरण के अंदर जो गिब्स ऊर्जा यानी जो डेल्टा जी है उसका जो है नैनर्स समीकरण के साथ आपको संबंध पता होना चाहिए, यानी डेल्टा जी जो है -NF E0 सेल होती है। फिर नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली इसका जो है चित्र अपने लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है इसका चित्र जो है पूछा गया है। फिर भी आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से जो है अपन किसी भी धातु का या फिर किसी भी अन्य पदार्थों का अपन ई सेल या फिर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसका खुद का विभव जो है वो शून्य होता है। फिर आपको जो है अंकित प्रश्न में अध्याय के अंदर जो उदाहरण 3.1, 3.2 और 3.3 जो है आपको बिल्कुल ही अवश्य जो है वो सॉल्व करने हैं, वो नैनर्स समीकरण के बारे में हैं। इससे संबंधित अंकित प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट है वो उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन ही आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो है मोलर चालकता क्या होती है, फिर सीमांत मोलर चालकता यानी मोलर चालकता तो है वो लैम्डा एम और सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट होती है। इनकी डेफिनेशन, इनकी इकाइयाँ, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इनकी इकाइयाँ, इनका जो है आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग। अब कोलराउस नियम की परिभाषा क्या है वो आपको आनी चाहिए। कोलराउस नियम के अंदर जो है प्रबल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय और इनका जो ग्राफ दे रखा है आपको ये कुछ इस प्रकार से हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग है वो आपको पता होने चाहिए। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग जो है वो दुर्बल विद्युत अपघटयों का जो है दुर्बल विद्युत अपघटयों की जो है सीमांत मोलर चालकता तथा उनका वियोजन गुणांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से जो है कोलराउस नियम से जो है आपको एक न्यूमेरिकल बिल्कुल मिल सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप 3.7 और 3.8 अंकीय प्रश्न बिल्कुल सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अब देखिए यहाँ पर आपको दो विद्युत अपघटन के नियम दे रखे हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इन दोनों की परिभाषा आपको आनी चाहिए। और यहाँ से एक अंकिक प्रश्न जो है 3.10 आप अवश्य ही सॉल्व करें, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फिर चैप्टर के एंड के अंदर बहुत सारी बैटरियाँ दे रखी है, जिसके अंदर प्राथमिक बैटरियाँ तथा द्वितीयक बैटरियाँ हैं। इनकी सामान्य सी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, द्वितीयक बैटरी इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक या फिर संचायक बैटरी, और इसके अंदर भी कौन सी, सीसा संचायक बैटरी। अब इनके अंदर भी जो है आपको कि सीसा संचायक बैटरी के अंदर एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा इसके अंदर जो है आपको रट्टा नहीं लगाना है। फिर लास्ट अगर मैं बैटरियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी की बात करूं तो वो है ईंधन सेल। ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल के बारे में इसका चित्र, इसकी कैथोड एनोड की अभिक्रिया और साथ ही ईंधन सेल जो है वो बाकी सेलों से श्रेष्ठ हैं, क्यों, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। और लास्ट के अंदर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो है संक्षारण यानी जंग लगना, और स्पेशली लोहे का जंग लगना, आयरन का जंग लगना और इसके रोकथाम के उपाय। तो ये सारे जो है अध्याय 30 से संबंधित जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
अध्याय चौथा जो है वो रासायनिक बलगति नाम से है। अब इस पूरे अध्याय के अंदर मैं सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूं पहले ही, तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टॉपिक का ध्यान में रखना है अभिक्रिया की कोटि। दूसरा टॉपिक जो है आपको ध्यान में रखना है वो अभिक्रिया की आणविकता। और तीसरा सबसे अति महत्वपूर्ण, जहां से आपको श्योर आपको जो है कोई ना कोई प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा एग्जाम में, वो है अभिक्रिया की कोटि के समाकलित वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण में भी शून्य कोटि अभिक्रिया तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण, जिसके अंदर वेग नियतांक के, समय टी तथा अर्धायुकाल टी के या फिर जिनके जो सूत्र होते हैं, जिनके समीकरण होते हैं, उनका व्युत्पन्न करना आपको अवश्य आना चाहिए। फिर साथ ही इनके शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के रासायनिक क्रिया वाले या फिर रासायनिक अभिक्रिया वाले उदाहरण आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत से अगर चैप्टर को देखें तो सबसे पहले जो है औसत अभिक्रिया वेग दे रखा है आपको, इनकी सामान्य सी परिभाषा आपको आनी चाहिए। औसत अभिक्रिया वेग क्रिया कारक के संदर्भ में और उत्पाद के संदर्भ में इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं वो आपको आनी चाहिए। और इनका जो है ग्राफ जो कि इस प्रकार से हैं ये आपको आना चाहिए। फिर साथ ही स्टोकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर आप किसी भी अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया वेग अपन कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। और इससे संबंधित पाठ्यनीति प्रश्न 4.1 और 4.2 अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वाला टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि जैसे मैंने बता रखा है ये आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि के। फिर पुस्तक के अंदर 4.3 जो है वो सारणी दे रखी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस आपको पढ़ना है। उस सारणी के अंदर प्रथम, शून्य और द्वितीय कोटि की जो है वेग स्थिरांक इकाइयाँ दे रखी है वो आपको आनी चाहिए। जैसे इसके अंदर सवाल कैसे बनेगा कि आपको जो है आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि मान लीजिए किसी अभिक्रिया की वेग स्थिरांक इकाई जो है वो सेकंड इनवर्स है, ये तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो अपन को पता है कि सेकंड इनवर्स जिस अभिक्रिया की कोटि का वेग नियतांक होता है वो प्रथम कोटि होती है, यानी जो प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होती है उनकी वेग नियतांक की इकाई सेकंड इनवर्स होती है। फिर इसके लिए आप जो है अध्याय के जो है उदाहरण प्रश्न 4.3 और 4.4 आप क्लियर कर लीजिए, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभिक्रिया की आणविकता है। और आणविकता पढ़ने के बाद आपको अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता के मध्य अंतर बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन दोनों के मध्य जो है अंतर भी पूछा गया है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण किसके लिए, एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब इनके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है कि वेग नियतांक के तथा टी समय का जो सूत्र है इनका जो व्युत्पन्न कैसे किया जाता है ये आपको पता होने चाहिए दोनों के लिए। फिर इनके जो ग्राफ है शून्य कोटि और प्रथम कोटि के अंदर जितने भी ग्राफ है वो आपको पता होने चाहिए समीकरणों के। फिर जो अर्धायुकाल यानी जो टी हाफ है दोनों के लिए उसका व्युत्पन्न आपको आना चाहिए, उसका सूत्र आपको आना चाहिए। फिर इनके जो मुख्य उदाहरण है शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, यानी कौन कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि दर्शाती है, कौन कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि दर्शाती है, वो आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। और प्रथम कोटि के अंदर यह जो है एक टॉपिक है छदम कोटि या फिर छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। फिर समाकलित वेग समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो उदाहरण 4.7 और 4.8 आपको बिल्कुल सॉल्व करने हैं। और पाठ्यनीति प्रश्न 4.5 और 4.6 आपको देख लेना है। ये प्रश्न अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इनफ है आपके लिए आंकिक प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझना। फिर उसके बाद अगेन मैंने बोला छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया और इसके उदाहरण आपको अवश्य पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। इसके अंदर अपन किसी भी अभिक्रिया के अंदर उसका जो तापमान अगर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और इससे संबंधित जो ग्राफ है जो कि इस प्रकार से हैं वो आपको आना चाहिए। फिर इसके अंदर जो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इसका जो है सूत्र क्या होता है और इसका ग्राफ जो कि इस प्रकार से हैं दे रखा है, ये आपको आना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट के अंदर बात करूं तो अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव और इसके अंदर भी कौन सा, इसका आलेख जो कि इस प्रकार से हैं, ये आपको आना चाहिए। और लास्ट के अंदर जो संगत सिद्धांत है, संगत सिद्धांत की 2 आवश्यक शर्तें वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक है वो अध्याय चौथे के लिए इनफ है अच्छा स्कोर करने के लिए। अध्याय 5वां है पृष्ठीय रसायन। अब देखिए अध्याय 5वें के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। अब उनके अंदर जो है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स का जो मैंने यहाँ पर कलेक्शन दे रखा है जिसके अंदर ये जो सारे इंपॉर्टेंट है और इनको आपको बिल्कुल पढ़ना है। फर्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो अधिशोषण और अवशोषण के मध्य विभेद या फिर अंतर बिल्कुल पढ़ना है।
फिर इसके बाद अधिशोषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अधिशोषण के अंदर भी इसके दो प्रकार है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण, इसको रसोशोषण भी बोलते हैं। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण क्या है और इनके मध्य अंतर क्या है वो आपको आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। फिर अधिशोषण के अनुप्रयोग आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्राइडलिक समतापी वक्र, जिसके अंदर इसका ग्राफ और जो व्यंजन है इसका व्युत्पन्न है वो आपको आना चाहिए। फ्राइडलिक के अंदर दाब तथा अधिशोषण की मात्रा के मध्य का संबंध है। फिर पाठ्यनीति प्रश्न 5.2 और 5.3 आपको बिल्कुल सॉल्व करने हैं। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, इन दोनों की परिभाषाएं तथा कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो है वो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण दर्शाती है, वो उनके उदाहरण आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। एक इसके अंदर ही कुछ टॉपिक है जिनका आपको जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण, जियोलाइट, जो जियोलाइट दर्शाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ छोटी परिभाषाएं जैसे वर्धक, विषकारक तथा सक्रियता, ये क्या होती है, इनका आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण यानी जो सजीवों के मध्य जो उत्प्रेरक होते हैं उनको अपन एंजाइम बोलते हैं, और कौन कौन से उत्प्रेरक कौन कौन सी अभिक्रिया करते हैं वो आपको पता होने चाहिए, यानी इनके जो उदाहरण है वो आपको पता होने चाहिए। फिर इस अध्याय का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर टॉपिक जो वो स्टार्ट हो जाता है वो है कोलॉइड। अब इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से कुछ कोलॉइड का निर्माण होता है, जो सारणी 5.4 के अंदर, यानी सॉल, जेल, एरोसोल वगैरह वगैरह, ये किन से मिलकर बनते हैं, इनके अंदर परीक्षित प्रावस्था क्या है, प्रक्षेपण माध्यम क्या है, पनीर किस प्रकार का कोलॉइड विलयन है, रक्त किस प्रकार का कोलॉइड विलयन है, इत्यादि इत्यादि, ये सब आपको पता होनी चाहिए। यानी जो सारणी 5.4 है वो बहुत ही जो है अति महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है द्रव रागी तथा द्रव विरागी कोलॉइड, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है बहुआण्विक तथा वृद्ध आणविक कोलॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद जो है मिसेल तथा मिसेल के द्वारा साबुन शोधन की अभिक्रिया, इसका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए विद डायग्राम, जो कि इस प्रकार से है। फिर कोलॉइड निर्माण की विधि के अंदर ब्रेडिग आर्क विधि, इसका जो स्पेशली आपको डायग्राम जो है, चित्र जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक पेप्टन क्या होता है, इसका जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइडी विलयनियों का शुद्धिकरण। अब इसके अंदर भी जो है, हालांकि विधियाँ तो बहुत देर की है, लेकिन आपको स्पेशली विशेष तौर पर अपवहन तथा विद्युत अपवहन विधि आपको पता होनी चाहिए, और इसमें भी इसका क्या चित्र आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर एक और विधि है विद्युत कण संचलन विधि, इसका भी आपको जो है चित्र पता होना चाहिए, इसका जो है स्पेशली चित्र पता होना चाहिए। इसकी तो चलो ठीक है, विद्युत अपवहन तथा विद्युत अपवहन का जो क्रिया विधि है वो आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांस जो है वो इनके चित्र के बनते हैं, चित्र पूछा जाता है। फिर उसके बाद कोलॉइडी विलयन का स्कंदन और इसके अंदर हार्डी शुल्जे नियम, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जो है कुछ आयन दे दिए जाएंगे, कुछ ऋणायन और कुछ धनायन दे दिए जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम 3+, आयरन 2+ और सोडियम प्लस। अब इनके अंदर पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता किसकी होती है, तो जिसका आयन सबसे ज़्यादा है उसकी स्कंदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे आपको ऋणायन का भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इमल्सन का, इसके अंदर इसके दो प्रकार हैं वो आपको आने चाहिए। फिर जो कोलॉइडी विलयन के प्रभाव, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टिंडल प्रभाव, यानी कोलॉइड विलयन के अंदर अगर अपन प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश पुंज निकाले तो क्या होगा। फिर इसके अंदर एक और प्रभाव है वो है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, अनियमित जो गति होती है कोलॉइडी कणों की, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर कुछ और प्रभाव है जैसे डेल्टा का बनना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये इसके कारण आपको पता होने चाहिए। और लास्ट के अंदर जो है कोलॉइडी विलयनों के अपन अनुप्रयोग, यानी अपन जो है उनसे किस प्रकार जो है अपन उनको दैनिक जीवन के अंदर उपयोग ले सकते हैं या फिर वो किस प्रकार से ज़रूरी है वो अपन को पता होने चाहिए। अध्याय 6 या फिर 6वां जो अध्याय है वो तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। अब देखो, इस अध्याय के अंदर मैं बात करूँ विशेष तौर पर, तो इस अध्याय के अंदर जितने भी निष्कर्षण की विधियाँ यानी तत्वों के जो शुद्ध करने की जो विधियाँ हैं, उन सबके जो चित्र है, डायग्राम है, वो सारे के सारे हैं अपने लिए इम्पोर्टेंट। चित्र आपको सारे के सारे जो है वो याद करने हैं। जनरली चांसेस जो है वो डायग्राम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, चैप्टर के जो मार्क्स वेटेज है या फिर इस चैप्टर के जो अंक है वो सबसे कम है रसायन विज्ञान के अंदर। अब अध्याय के अंदर बात करें तो सबसे पहले जो है जो धातु है,
लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो किन किन अयस्कों से निकाला जाता है या फिर उनके अयस्क कौन कौन से हैं, उनका सूत्र क्या है, उनका नाम क्या है, वो आपको मिलेंगे सारणी 6.1 के अंदर। धातुओं के अयस्क सारणी 6.1, यानी जो लोहा है, जैसे लोहे के दो अयस्क है, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड। तो इस प्रकार से आपको सभी धातु के जो अयस्क मिलेंगे तो उनके नाम, वो कौन से अयस्कों से निकाले जाते हैं, उनके सूत्र आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। फिर इसके बाद जो है चुंबकीय पृथक्करण की विधि जो है, इसका चित्र आपको याद होना चाहिए। फैन प्लवन विधि, इसका चित्र प्लस साथ में इसकी विधि आपको पता होनी चाहिए। परावर्तनीय भट्टी का चित्र आपको पता होना चाहिए। निस्तापन एवं भर्जन, इन दोनों के अंदर अंतर अक्सर पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर वात्य भट्टी द्वारा लोहे का निष्कर्षण। अब देखिए यहाँ पर जो है चित्र भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही वात्य भट्टी के अंदर लोहे के निष्कर्षण के लिए होने वाली जो भी अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन हैं, वो सारी की सारी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पर जो है निष्कर्षण का जो है एक एलिंगम डायग्राम भी बनता है, एक एलिंगम ग्राफ भी बनता है, जो कि इस प्रकार से हैं, आप देख लीजिए। ये एलिंगम ग्राफ जो है वो आपको पता होना चाहिए। और इस अध्याय के अंदर अभी फिलहाल नए सिलेबस में तत्व के निष्कर्षण के ऊष्मागतिकीय या फिर ऊष्मागतिकीय एवं विद्युत रासायनिकी सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी सेल, जिसको अपन हेल होराल्ड प्रक्रम भी बोलते हैं, इसका डायग्राम चित्र आपको पता होना चाहिए। मंडल परिष्करण क्या होता है, इसका चित्र आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो लास्ट के अंदर जो है निकेल यानी Ni, इसके शोधन हेतु जो उसका जो मांड प्रक्रम है और मांड प्रक्रम की जो रासायनिक अभिक्रिया है निकेल के शोधन की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट अध्याय है पी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए, ये जो कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी आपके अध्याय है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है वो इस अध्याय के अंदर है। तो अधिकांश बच्चे इस पी ब्लॉक के तत्व के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल करनी चाहिए। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको ध्यान में क्या रखना है, वर्ग 15 से लेके वर्ग 18 तक के जितने भी तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बिल्कुल आना चाहिए। एग्जाम्स के अंदर जो है किसी भी वर्ग का पूछा जा सकता है, ये अपने लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो pH3 का क्वथनांक है वो NH3 यानी अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन 5 मंद नहीं बनाता यानी पेंटाहेलाइड यौगिक नहीं बनाता, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। और फिर एक और क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील या फिर अक्रिय होता है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर अपन वर्ग 15 के कुछ यौगिकों की तरफ चले, यानी कुछ यौगिक हैं, उसके अंदर जो है सबसे पहला यौगिक है वो है अमोनिया, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, NH3। अब इसके अंदर ध्यान में क्या रखना है कि अमोनिया की एक तो संरचना और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर कौन सा संकरण है या फिर नाइट्रोजन की संकरण अवस्था कौन सी, ये आपको पता होनी चाहिए। अमोनिया के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, अमोनिया के निर्माण की हैबर प्रक्रम विधि या फिर हाबर प्रक्रम विधि, हैबर या फिर हाबर, ये आपको पता होना चाहिए कि हाबर विधि से अमोनिया कैसे बनती है, इसके रासायनिक अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। हाबर विधि का चित्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चित्र भी जो है पूछा गया है। फिर इसके बाद जो है एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर ये है कि भाई हैबर विधि के अंदर अपन कौन सी कंडीशन में, कौन सी परिस्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमोनिया का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है अपन दाब जो है 200 ATM होना चाहिए, ताप जो है वो 700 केल्विन होना चाहिए, और कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर जो है अमोनिया निर्माण ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो NH3 अमोनिया जो है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा यौगिक है वो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 है, HNO3 है। इसकी संरचना और इसके निर्माण का ओस्टवाल्ड प्रक्रम आपको पता होना चाहिए। ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर भी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। फिर HNO3 की जो या फिर नाइट्रिक एसिड की जो है अपन को तनु तथा सांद्र के रूप में जिंक के साथ अभिक्रिया पता होनी चाहिए। और HNO3 का भूरी वलय परीक्षण जो नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये अभिक्रिया अपन को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है फॉस्फोरस के दो अपरूप है, श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस, इनकी संरचना और इनका निर्माण अपन को पता होना चाहिए। फिर दो प्रश्न है कुछ, pH3 से pH4 प्लस का आबंध कोण, ये pH4 ये जो धनायन है वो फॉस्फोरस पे लगा हुआ है, pH3 से pH4 प्लस का आबंध कोण अधिक है क्यों, यानी इसका जो आबंध कोण है इसके अंदर उसका मान इसके आबंध कोण से ज़्यादा है, इसका कारण आपको बताना है।
फिर इसके बाद जो है PCl5 की संरचना, हालांकि PCl3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको PCl5 की संरचना आपको ध्यान में होनी चाहिए और इसका संकरण भी आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस का। और उसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि PCl5 के अंदर संरचना में अक्षीय और निरक्षीय बंध जो होते हैं वो एक समान नहीं होते, इनकी लंबाई एक समान नहीं होती है, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल है, इंपॉर्टेंट है ये। PCl5 की संरचना भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल के नाम सूत्र वो आपको पता होने चाहिए और फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल की क्षारकता और अम्लीयता आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इन यहाँ पर जो इस अध्याय के अंदर है ना, हर वर्ग के ऑक्सो अम्ल दे रखे हैं, तो इन ऑक्सो अम्ल की क्षारकता और अम्लीयता आपको पता होनी चाहिए। अब अम्लीयता और क्षारकता होती क्या है कि किसी भी ऑक्सो अम्ल के अंदर नंबर ऑफ OH यानी जो OH की जो संख्या होती है वो क्षारकता होती है और हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो अम्लीयता होती है। फिर वर्ग 16 के अंदर अपन देखें तो कुछ प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं कि H2O जो है वो द्रव की भांति है और H2S जो है वो गैस की भांति है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद सल्फर के अपरूप है विषम लंबाक्ष और एकांताक्ष, इसको अपन जो है अल्फा सल्फर भी बोलते हैं और इसको अपन बीटा सल्फर भी बोलते हैं। इनकी संरचना आपको पता होनी चाहिए, निर्माण आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो है अपन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है सल्फर के ऑक्सो अम्ल वो आपको पता होना चाहिए और ऑक्सो अम्ल के अंदर भी जो है ओलियम, इसकी संरचना और इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। फिर सल्फर का एक यौगिक है H2SO4 जिसको हम लोग को राजा भी बोलते हैं, इसके निर्माण की संस्पर्श विधि, इसके अंदर इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद वर्ग 17 स्टार्ट हो जाता है। वर्ग 17 के अंदर या फिर वर्ग 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन के जो आवर्त सारणी के गुणधर्म है यानी इनकी आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है और इसके कारण क्या है वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो क्लोरीन की डकॉन विधि, क्लोरीन का निर्माण डकॉन विधि से, इसका जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो है क्लोरीन की ठंडे तथा तनु और गर्म तथा सांद्र, ठंडे तथा तनु और गर्म तथा सांद्र 2 अलग अलग अभिक्रिया है, किसके साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो क्लोरीन की विरंजन यानी रंग हटाने की अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, अंतरा हैलोजन यौगिक एवं उनकी अभिक्रियाशीलता। अब अंतरा हैलोजन यौगिक जो है वो हैलोजन यौगिकों की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ये प्रश्न दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान आपको होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वर्ग की तरफ अपन बढ़े तो वर्ग है 18वां जिनको अपन नोबल वर्ग क्या बोलते हैं, अक्रिय उत्कृष्ट गैसों का वर्ग भी बोलते हैं। इनका जो है आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अंदर जो है जिनोन के कुछ यौगिक होते हैं, जिनोन के फ्लोरीन के साथ यौगिक और जिनोन के ऑक्सीजन के साथ यौगिक, इनका निर्माण कैसे होता है और इनकी संरचना कैसे होती, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो उत्कृष्ट गैसों के कथनांक बहुत कम होते हैं, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट के अंदर कुछ जनरल टॉपिक्स है जिनकी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल होनी चाहिए बी ब्लॉक में। चैप्टर 8वां है डी तथा ब्लॉक के तत्व। अब देखिए डी तथा ब्लॉक के तत्व में अगर मैं सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बताना चाहूँ, आपको सजेस्ट करना चाहूँ, तो डी ब्लॉक में जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के तत्व स्कैंडियम से जिंक तक जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये हैं, इनका परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक और इनके बाह्यतम कोश के संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको इस चैप्टर में और 9वां जो चैप्टर है उपसर्जक यौगिक, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। वहाँ पर VBT संयोजकता बंध सिद्धांत वाले टॉपिक में इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले 3D श्रेणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और उनका परमाणु क्रमांक आपको याद करना है और इनमें भी स्पेशली आपको ध्यान में रखना है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, क्योंकि ये अपवाद दर्शाता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में चैप्टर के संक्रमण तत्व तथा असंक्रमण तत्व के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनकी कुछ परिभाषा है कि संक्रमण तत्व और असंक्रमण तत्व किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं, कि जिनका जो डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा है वो असंक्रमण तत्व होते हैं। और इनके उदाहरण जो है आपको ध्यान में रखने हैं असंक्रमण तत्वों के, कौन कौन से होते हैं असंक्रमण तत्व, जिंक, कैडमियम और मरकरी, परिभाषा प्लस इनके उदाहरण। फिर संक्रमण तत्वों के गलनांक, कणन एंथैल्पी तथा परमाणु त्रिज्या, इनके मध्य संबंध यानी कौन से श्रेणी के जो तत्व है 3D 4D और 5D श्रेणी है, इनमें तुलना की गई है गलनांक की, कणन एंथैल्पी की, परमाणु की त्रिज्या की। तो ये तुलनाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे टंगस्टन जो है वो सबसे अधिकतम गलनांक जो है वो दर्शाता है,
संकरण तत्वों की जो कणन एंथैल्पी होती है वो अधिकतम होती है। तो इनके कारण आपको पता होनी चाहिए। इनका कारण क्या है कि इनके डी उपकोष के अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इनके गलनांक और कणन एंथैल्पी के मान उतने ही अधिक होंगे। फिर इनमें परमाणु त्रिज्या जैसे कि 4D और 5D जो श्रेणी के जो तत्व होते हैं, इनका जो परमाणु आकार जो है वो लगभग एक समान होता है, जिसका कारण लेंथेनॉइड आकुंचन होता है। ये इसका ग्राफ और इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़े तो ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अलग अलग टाइप से जो है प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि संक्रमण तत्व जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे जो मैग्नीज जो है वो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्रोमियम जो है वो +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। किन के साथ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और फ्लोरीन के साथ मिलकर वो फ्लोराइड का निर्माण करते हैं, तब वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इनके यौगिक आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से यौगिक में मैग्नीज और क्रोमियम अपनी ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे। फिर 3D श्रेणी के जो तत्व है उनकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है, और क्यों होती है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्रोमियम 2+ Cr2+ एक अपचायक है और मैग्नीज 3+, मैग्नीज पर कितना 3 का आवेश, वो जो है ऑक्सीकारक है। इसका कारण आपको पता होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग के और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके D5 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जो संक्रमण तत्व के अधिकांश जो धातु होते हैं वो ई नोड जो है उनका मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि कॉपर का जो ई नोड का मान जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो धनात्मक होता है, तो इसका कारण आपको पता होना चाहिए। और ये जो ग्राफ है जिसमें जिसका कॉपर का ई विभव धनात्मक दे रखा है और इनका ये बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से है, तो इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करें तो प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो संक्रमण तत्व के जो आयन हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू आपको निकालना आना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर एन जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको जो है आयन दे दिया जाएगा Fe2+, Cr3+, और पूछा जाएगा कि इनका जो है प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात कर लिया जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर बढ़े इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो संकुल यौगिक होते हैं या फिर जो संक्रमण तत्वों के यौगिक जो होते हैं वो एक तो जलीय विलयन में रंगीन और कुछ आयन जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। इनका कारण आपको पता होना चाहिए। इनका कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन होंगे और जिनमें सारे डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो है भरे हुए होंगे, पूर्ण पूरित होंगे, वो रंगहीन होंगे। जैसे जिंक 2+ और स्केंडियम 3+ रंगहीन होते हैं क्योंकि स्केंडियम 3+ में तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन होता नहीं है और जिंक में डी उपकोष में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 होता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, इनके गुण धर्म क्या होते हैं और इनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। फिर इनमें टॉपिक है मिश्र धातु। इनमें इस्पात यानी जो स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है और कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, इसका जो है आपको ज्ञान या होना बिल्कुल चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट भाग जो अध्याय का वो F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, जिसको अंतर संक्रमण तत्व या फिर आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए F ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 2 वर्ग दे रखे हैं, लेकिन स्पेशली आपको पढ़ना किसको है, लेंथेनॉइड को पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर सवाल जो है वो लेंथेनॉइड से बनते हैं। अब लेंथेनॉइड में ध्यान में क्या रखना है कि लेंथेनॉइड का जो आकार है वो छोटा होता है, जिसका कारण लेंथेनॉइड आकुंचन होता है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर लेंथेनॉइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है अक्सर सवाल पूछा गया है और इसमें भी लेंथेनॉइड जो है वो +4 की एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। फिर लेंथेनॉइड की रासायनिक अभिक्रिया में लेंथेनॉइड कुछ यौगिक बनाते हैं। इसमें स्पेशली आपको लेंथेनॉइड के जो हाइड्रोक्साइड है OH वाले यौगिक जो है उनकी क्षारकता किस प्रकार से बढ़ती है घटती है वो आपको ज्ञान होना चाहिए। अंत में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में आपको 3-4 अंतर आपको पता होने चाहिए, मूल। और फिर लेंथेनॉइड में एक मिश्र धातु होती है जिसको अपन मिश्र धातु बोलते हैं। वो किन किन लेंथेनॉइड यौगिकों से और किन किन अन्य संक्रमण तत्वों के मिश्रण से बनती है, उनका ज्ञान आपको बिल्कुल होना चाहिए। अब अध्याय 9 है उपसंयोजक यौगिक। अब इस अध्याय में सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक का वर्णन सिद्धांत, इसका आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। इसमें प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लिगेंड। अब लिगेंड में आप एक तो आपको उनके प्रकार, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, इनके उदाहरण ये आपको आने चाहिए, सूत्र और नाम के साथ आने चाहिए। अब लिगेंड में भी सबसे पहले तो आपको दंतुरता या फिर दंतुकता पता होनी चाहिए। ये इनकी उपसंयोजक संख्या होती है जिनको अपन CN या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, कि संक्रमण धातु के साथ ये कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हीं को अपन दंतुरता या फिर दंतुकता कहते हैं। फिर लिगेंड में एक प्रकार है EDTA, इसकी संरचना और इसकी दंतुरता आपको पता होनी चाहिए। ये षटदंतुक लिगेंड है, षटदंतुर, 6 उपसंयोजक बंध बनाता है संक्रमण या फिर डी ब्लॉकेज तत्वों के साथ। फिर इंपॉर्टेंट लिगेंड है उभयदंती लिगेंड, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण आपको बिल्कुल आने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है IUPAC नामकरण। अब ये नामकरण 2 प्रकार से हैं, आपको सूत्र दे दिया जाएगा, फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उससे आपको नाम बनाना है, और आपको नाम दे दिया जाएगा, उससे आपको सूत्र बनाना है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, सूत्र से नाम बनाना। जनरली यहाँ से सवाल बनते हैं, एक प्रश्न पक्का गारंटीड है, और जो दूसरा जो प्रश्न है वो आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत से मिलने के अच्छे चांस हैं। तो IUPAC नामकरण तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसके लिए आप उदाहरण 9.2 और 9.3 अवश्य ही सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर बढ़े तो उपसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता होती है। अब देखिए यहाँ पर समावयवता बहुत टाइप की दे रखी है, विशेष तौर पर 2 प्रकार की समावयवता है, ज्यामिति और संरचनात्मक समावयवता। अब ज्यामिति में आपको एक तो समपक्ष और विपक्ष समावयवता क्या होती है इनका ध्यान रखना है, और दूसरा फलकीय और रेखांशित समावयवता, इन दोनों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। फिर संरचनात्मक समावयवता में आपको ध्यान रखना है एक तो आयनन समावयवता और बंधनी समावयवता। हालांकि इनमें उपसंयोजक समावयवता, लिगेंड समावयवता, इसका जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको 2 यौगिक दे दिए जाएंगे या फिर कोई यौगिक दे दिया जाएगा, इसमें जो है आयनन समावयवता या फिर बंधनी समावयवता होने के अच्छे चांस होंगे। तो आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पाठ्यनियत प्रश्न जो है 9.3 और 9.4 आप अवश्य सॉल्व कर लीजिए, समावयवता से संबंधित प्रश्न हैं, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़े तो वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको अपन इन शॉर्ट में VBT भी बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है प्रश्न बनते हैं IIT नीट में। अब आपको क्या किया जाएगा कि आपको एक कोई यौगिक दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको यौगिक दे दिया COF6 3-। अब इस यौगिक की जो है एक तो जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ली जा सकती है, इस यौगिक का संकरण पूछ लिया जा सकता है, sp3d2, इस प्रकार से इसकी ज्यामिति और इसके चुंबकीय गुणधर्म, यानी ये अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है, ये 4 चीज़ें जो है आपको VBT से पूछी जाती है सामान्य रूप से। फिर अगर VBT से कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछना है तो आपको 2 संकुल यौगिक दे दिए जाएंगे और उनमें जो है आपसे तुलना पूछी जाएगी। तुलना 2 प्रकार से पूछी जा सकती है कि इन दोनों जो संकुल यौगिक में से कौन अधिक स्थायी यौगिक है, और दूसरा तुलना कैसे पूछ ली जाएगी कि इनमें से जो है इनका चुंबकीय गुणधर्म, यानी कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है, वो आपसे पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर अपन बढ़े तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें भी 2 टॉपिक है, अष्टफलकीय उपसंयोजक समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फलकीय उपसंयोजक समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इनके डायग्राम और इनके नियम आपको आने चाहिए, स्पेशली आपको अष्टफलकीय का पता होना चाहिए। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है प्रबल क्षेत्र तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, इन दोनों की परिभाषा और इनके उदाहरण आपको आने चाहिए। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उपसंयोजक यौगिक है वो रंग का निर्माण करते हैं, तो इसका कारण आपको जो है समझाना है। और इसमें भी विशेष तौर पर ये जो यौगिक है टाइटेनियम का, जिसमें इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये किस प्रकार जो है अपने में बैंगनी रंग का निर्माण करता है, तो इसके कारण को आपको समझाना है। और अंत में इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से प्रश्न बना है, कार्बोनिल संकुल में सहक्रियाशीलता आबंधन, जो कार्बोनिल लिगेंड होते हैं वो धातु के साथ किस प्रकार से जो है पश्चबंध या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं, आबंध करते हैं, उसको आपको समझाना है। मुख्य रूप से इसका जो है चित्र इंपॉर्टेंट है, जो कि इस प्रकार से है।